जो बड़भागी स्वयं अवधपुर अब जाएंगे, राम लला से मिलवे अनुपम सुख पाएंगे। विमल भक्तगण पुरी अयोध्या जब जाएंगे, देख राम मंदिर वे अनुपम हर्षाएंगे। जो बड़भागी स्वयं अवधपुर अब जाएंगे, राम लला से मिलवे अनुपम सुख पाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह अब होगा न्यारा, उसे देख विस्मित ही होगा यह जग सारा। वर्षों वर्षों की अभिलाषा पूरी होगी, उद्घाटन में पहुँचेंगे कुछ बिरले योगी। जो बड़ भागी स्वयं अवधपुर अब जाएंगे, राम लला से मिलवे अनुपम सुख पाएंगे। दर्शकों नमस्कार। हमारे मेहमान कार्यक्रम के एक और अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मेहमान कार्यक्रम बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि एक ऐसे व्यक्तित्व से हम मिलने जा रहे हैं, आपका परिचय कराने जा रहे हैं, जो वास्तव में बड़े भाषाविद हैं, बड़े विद्वान हैं। संस्कृत से आपने डॉक्टरेट किया है। यही नहीं बल्कि आप महान समालोचक, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, मल्लिनाथ जी के वंशज हैं। उस बड़ी जवाबदारी को निभाने का काम आपने बहुत खूबसूरती के साथ किया है। आने वाले समय में हम आपको बताते रहेंगे क्या आज ख़ास है, क्यों हम अभिभूत हैं, क्यों आपके सामने एक विशिष्ट व्यक्तित्व आने जा रहा है, क्यों आप आज अलौकिक संसार से जुड़ेंगे शब्द साधना के। जी हाँ, मेरे साथ हैं संस्कृत और हिंदी के भाषाविद, प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक, बाल कवि डॉक्टर ओम जोशी। जोशी जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी प्रशांत जी। आज आप यहाँ पधारे, आपका अग्रिम धन्यवाद। मैंने शुरुआत में ही आपके परिचय में बताया कि महासमालोचक, संस्कृत के विद्वान, मल्लिनाथ जी के वंशज हैं आप। उस जवाबदारी को निभाना, भाषा को आगे बढ़ाना, इतना सब कुछ लिखना, ये कैसे संभव हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस तरीके से आप प्रकाश डालेंगे हमारे दर्शकों के लिए? प्रशांत जी, वैसे तो मुझे बाल्यकाल से ही लिखने का शौक़ रहा है, लेकिन एक बहुत अद्भुत घटना ने मुझे लेखन की ओर अग्रसर किया, लेखन के लिए प्रेरित किया जी। हुआ यूँ कि सन 1958 में इंदौर के स्थानीय छवि गृह महाराजा में मेरी माँ कवि कालिदास पिक्चर देख करके आई। जी। और आते ही उसने मुझसे ये कहा, जब मैं मात्र 6 वर्ष का था, तब वो कहने लगी कि बेटे अगर कुछ लिखना तो कालिदास जैसा ही लिखना। और मेरी माताजी का यह वाक्य ही मेरे लिए प्रेरणा बन गया और कदाचित वो संदर्भ सन 1965 तक निरंतर मेरे मन में व्याप्त रहा और उसके पश्चात अनायास ही काव्यधारा प्रस्फुटित होने लगी, प्रवहमान होने लगी। एक जो बहुत विशेष बात है आपके परिवार से, आपकी विरासत से, जिसको आपने थामा है, जिसको संभाला है, मल्लिनाथ जी। हमारे दर्शक आमतौर पर जो साहित्य से जुड़े हैं, जो लेखन से जुड़े हैं, वे जानते हैं मल्लिनाथ जी के व्यक्तित्व को, उनकी जो समालोचना रही है बड़े कवियों के लिए, कालिदास के लिए उन्होंने विशेष रूप से अपनी रचनाएं की हैं या समालोचना की है। उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें हमारे दर्शकों के लिए। मल्लिनाथ जी ने विशेष करके मेघदूत की जो टीका लिखी है, उसको संस्कृत में जिस ढंग से उन्होंने पिरोया है, वह तो बड़ा ही एक उनका अद्भुत और अलौकिक कहूँगा, बड़ा अद्भुत कार्य है वो। और मैं समझता हूँ कि आलोचना के विषय में वे इतने प्रकांड थे, इतने प्रखर थे कि उनकी तुलना किसी से भी संभव नहीं। मुझे उनका एक श्लोक जी टीकाओं के विषय में
बहुत प्रभावित करता है वो श्लोक है, इहान्वय मुखे नैव सर्वं व्याख्यायते मया नामूलम लिख्यते किंचिन्नानपेक्षितमुच्यते। जी अर्थ यह है कि अन्वय के माध्यम से मैं समग्र काव्यों, विशेष करके कालिदास के काव्यों का मैं अनुसरण करूँगा, उनकी टीकाएँ लिखूँगा, लेकिन मैं मूलतः जो लिखूँगा सब व्याख्यायित करूँगा और जो अनपेक्षित है वे भी मुझसे छूट जाएंगे। ये उनका बड़ा मार्मिक कथन है। तो सेंगर साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी आलोचक के द्वारा इस प्रकार से संतुलित टीकाओं के विषय में कहा जाना ये बहुत मायने रखता है। दरअसल यही वजह है, यही बात है जिसके कारण मल्लिनाथ जी को इतना सम्मान प्राप्त है। मुझे नहीं मालूम कि इतने बड़े समालोचक उनके बाद हुए हैं। अगर उनकी प्रतिष्ठा को, उनकी विरासत को संभालना है तो वो भी बड़ी जवाबदारी है। आपसे जानना चाहेंगे, आज के दौर में उस जवाबदारी को निभाना, उनकी विरासत को संभालना, आगे बढ़ाना, ये कैसे संभव हो सका है? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सन 1965 से ही लिखने लगा था। पहले पहले मैंने पैरोडियाँ लिखी और उसके बाद अनायास ही काव्य स्फुरण होने लगा। और सन 70 के आते आते तो मैं संस्कृत में ही कविताएं करने लगा था। और मुझे तब संस्कृत का उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन ये मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ कि आनुवांशिकतः, चूँकि मेरे परिवार में 7 पीढ़ियों से संस्कृत का माहौल था, संस्कृत का परिवेश था, इसलिए कदाचित मैं संस्कृत काव्य लिखने का प्रारंभ कर पाया। कि आज का दौर जो है ना, वो कठिन दौर है। यहाँ सामाजिक विसंगतियाँ भी हैं, पारिवारिक जवाबदारियाँ भी हैं, अर्थोपार्जन के जो साधन हैं वो अलग ही प्रकार के हैं, अलग ही प्रवृत्ति के हैं। ऐसे में भाषा, साहित्य, लेखन और उस बड़े नाम को आगे बढ़ाना वो बड़ी जवाबदारी बनती है। इन मुश्किल दौर में जो आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा था, वहाँ भाषा को संभालना, साहित्य को संभालना, इतने बड़े नाम को साथ लेकर चलना, ये चुनौती कैसी रही? मुझे काव्य के लिए कभी भी कुछ भी सोचना नहीं पड़ा जी। इधर मैं बैठा और उधर कविता का अवतरण प्रारंभ। जी। मैं काव्य लेखन की 3 प्रवृत्तियाँ या 3 क्रम मानता हूँ। एक तो सायास, जी। 4 पंक्तियाँ लिख दी, उसके बाद महीने भर बाद फिर 4 पंक्तियाँ लिख दी, जी। फिर उसके बाद 1 महीने बाद फिर 4 पंक्तियाँ आ गई और फिर एक कविता पूरी हुई। यह हुआ सायास लेखन। दूसरा लेखन है अनायास। आप बैठे, एक मुखड़ा अवतरित हुआ, पूरी कविता या पूरा गीत अवतरित हो गया। और तीसरी श्रेणी है, मैं मानता हूँ, काव्यामृत अभिवर्षण। आप बैठे हुए हैं और लगातार काव्य बरसता चला जा रहा है, बरसता चला जा रहा है। मैं उस श्रेणी का लेखन पिछले कई वर्षों से कर रहा हूँ। और आपने जैसा अभी कहा कि आधुनिक काल में इन चुनौतियों का सामना कैसे करना पड़ा, तो मेरे सामने कोई चुनौती नहीं थी जी। कोई उद्देश्य नहीं था कि आज इतना ही लिखना है जी। मैं तो निरंतर लिखता चला जा रहा था और आज भी वही क्रम है। और मैं सोचता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक यही क्रम जारी भी रहेगा। मैंने पिछले कई वर्षों में कई विशेष प्रयोग किए हैं। जी जी। मैंने विशेष करके सबसे पहले दोहे लिखे जी जी। और एक दिन में 100 दोहे, मैं वही चीज़ आपसे एक दिन में 150 दोहे तक मैं लिख चुका। और मैं आपको बताऊं कि एक दिन तो होली के अवसर पर मैं जो सुबह 4 बजे से, मुझे याद आ रहा है, सुबह 4 बजे से मैं दोहे लिखने बैठा तो रात को 11 बजे तक केवल दोहे लिखता रहा और तब संख्या 500 से अधिक जा पहुंची थी। दर्शकों के लिए ये एक अभिभूत करने वाली बात रहेगी। जैसा कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया, 7 लाख से ज़्यादा दोहे आपके द्वारा लिखे गए हैं,
जो वास्तव में एक कीर्तिमान है। इसके अलावा सबसे बड़ी कविता जय गाथा आपके ज़रिए लिखी गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका आपने अनुवाद किया है, श्रीमद् भागवत गीता जिसका आपने अनुवाद किया है। 2000 से ज़्यादा आपके गीत हैं, गज़ल हैं, कविताएं हैं, बाल गीत आपने लिखे हैं। विविधता कितनी है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन बात सबसे महत्वपूर्ण ये आ जाती है कि ये सब हुआ कैसे। क्या शैशव काल से ही ये शुरू हुआ? बिल्कुल हुआ होगा, मन वहीं से जागृत हुआ होगा, लेकिन बाल्यावस्था में निश्चित तौर पर आपने कलम भी साधी होगी और शब्द भी बुने होंगे। मैं सही कह रहा हूँ? आपका शुरुआत जो रही होगी वो बाल्यावस्था से रही होगी। मैंने जैसा आपको बताया कि पहले पेरोडियाँ लिखी, फिर संस्कृत छंद लिखे और उसके बाद में हिंदी काव्यावतरण अकस्मात होने लगा। थोड़ा सा परिवार के बारे में बताएं, मैं जानना चाहता हूं। मेरे को बड़ा आनंद है, मैं बहुत ही गर्व से कह सकता हूँ कि जो मैंने स्वर्णिम जीवन जिया जी जी, वह स्वर्णिम जीवन बहुत कम लोगों को उपलब्ध हो सकता है। जी जी, हमारा संयुक्त परिवार था जी जी, और हमारे दादाजी कर्मकांड, ज्योतिष और भारतीय शास्त्रीय संगीत के बड़े बड़े विद्वान थे जी, और उनका ज्योतिष इतना अचूक था कि जो उन्होंने कह दिया है वही सत्य है। जी जी, तो आरंभ में मुझे वे वेद घुकवाते रहे। जैसे वो बैठ जाते थे, मैं उनके सामने बैठ जाता था और वो कहते थे गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। और जैसा वो उच्चारण करते थे वो अपेक्षा भी यही करते थे कि मैं वैसा के वैसा ही उच्चारण करूं, और मैं वैसा के वैसा ही उच्चारण करके उन्हें जब दिखाता था तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे और वे कहते थे कि ओम सचमुच ही मुझे तुम में एक बड़ा सुखद और स्वर्णिम भविष्य दिखाई देता है। और केवल एक दिन नहीं, वर्षों वर्षों वे यही क्रम मेरे साथ समायोजित करते रहे और वे जो वैदिक स्वर लहरियाँ मेरे कानों में गुंजित होती रही, उन स्वर लहरियों ने ही कदाचित मुझे संस्कृत और हिंदी काव्य की ओर प्रेरित किया। यह मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ। डॉक्टरेट आपने संस्कृत से की है, ये पढ़ाई ये कहाँ रही, किस तरीके से रही, ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ा? शिक्षा का क्षेत्र आपकी एजुकेशन के बारे में हमारे दर्शकों को हम बताना चाह रहे थे। शिक्षा किस तरीके से हासिल की, किन विद्यालयों में आपने, मैं हायर सेकेंडरी तक तो हमारे ही क्षेत्र जूनी इंदौर के एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा। उसके बाद इंदौर के सुप्रसिद्ध शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में मैंने बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया और संस्कृत मेरा प्रिय विषय रहा, संस्कृत और मनोविज्ञान। शायद डॉक्टरेट करने के पीछे वजह यही थी? नहीं, ऐसा वो तो सब बाद में हुआ। बड़ा एक लंबा वाकया है, लंबी यात्रा है वो। लेकिन स्नातक परीक्षा मैंने संस्कृत और मनोविज्ञान, अंग्रेजी और समाजशास्त्र से दी। इसके अतिरिक्त जब स्नातकोत्तर परीक्षा का अवसर आया जी जी, तो मुझे मेरे गुरुओं डॉक्टर राजीव लोचन अग्निहोत्री जी और श्रीयुत कृष्ण शास्त्री कानिटकर जी ने एक दिन कहा कि बेटे ओम, तुम्हारा चूँकि परिवेश ही संस्कृत का है, इसलिए तुम्हारा संस्कृत में एमए करना लाभ का विनिमय होगा, लाभ का सौदा होगा, वो भी कर लो। उसके बाद तुम प्रोफेसर भी बन सकते हो, तुम शोध प्रबंध भी प्रस्तुत कर सकते हो। तो जब मैंने एमए कर लिया जी जी, प्रथम श्रेणी में, तो मेरे गुरुवर्य डॉक्टर राजीव लोचन अग्निहोत्री जी ने एक दिन मुझे बुलाया जी, कि ओम, मैंने सारी सामग्री तुम्हारे शोध प्रबंध के लिए एकत्र कर रखी है और तुम्हें होलकर राजवंश विषयक संस्कृत का आलोचनात्मक सर्वेक्षण इस विषय पर शोधोपाधि प्राप्त करनी है।
ये सामग्री मैंने रखी है, ये सामग्री तुम ले जाओ, इसको एक एक पन्ना पूरे ध्यान से इसका पढ़ लो, उसके बाद इसकी रूपरेखा भी तुम्हें बनानी पड़ेगी, इसकी प्रास्ताविकी भी तुम्हें तैयार करना पड़ेगी, और तुम आ जाओ, तुम्हारा शोध प्रबंध के लिए पंजीयन भी हो जाएगा और तुम शोध प्रबंध प्रस्तुत कर पाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और हुआ भी बाद में ऐसा ही। सन 1980 में, यानी आज से 43 साल पूर्व, मैंने अपना शोध प्रबंध संस्कृत में प्रस्तुत कर दिया था। ऐसा सुयोग आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन दिनों मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के संभागीय महाप्रबंधक, बड़ी पोस्ट थी वो रोडवेज में, तो उनके प्रबंधक ठाकुर भूपाल सिंह मेरे यहाँ पिताजी से ज्योतिष के समाधान के लिए आया जाया करते थे। तो एक दिन मैंने कहा कि ये आप अगर कह दोगे तो मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं एमए कर चुका था। तो वो कह लगे मेरे को किसी की रिकमेंड नहीं लगाना, तेरे को मिलने जाना है, तेरे को पहचानते हैं, तेरे को मिलने जाना है, तू जा, उनसे कह, अगर वो नौकरी लगा देंगे तो ठीक है, और नहीं तो कि कहीं दूसरी जगह ट्राई करना भैया। जी, जी, जी। मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा। और सेंगर साहब बाई दी मैं चला गया उनसे मिलने के लिए, उनको फ़ोन लगाया। कौन बोल रहे हैं आप? मैंने जब पूछा, मैं ठाकुर भूपाल सिंह बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं छोटा गुरुजी ओम बोल रहा हूँ। अरे गुरु महाराज बोलिए, क्या समस्या है? मैंने कहा मैं आपके दर्शन करने आना चाहता हूँ। तो मैं दर्शन करने के लिए लाला ही तू कहने लगे कि नहीं अभी आ जाओ। और उस दिन पानी बहुत बरस रहा था, मैं उस बरसते पानी में उनके घर गया तो आप बात नहीं मानेंगे, वे मुख्य द्वार पर खड़े हुए पति पत्नी मेरे स्वागत के लिए वहाँ खड़े हुए थे, और वो कहने लगे गुरु महाराज पधारिए, स्वागत है आपका, और हाथ जोड़ के, हाथ पकड़ के मुझे अंदर ले गए और मेरे से कहने लगे क्यों, हमने तो पेपर में देखा था एमए संस्कृत में कर लिया है और तुम प्रावीण्य सूची में भी आए हो, अभी तक नौकरी नहीं लगी। तो इसी बीच उनकी श्रीमती कहने लगी अरे ठाकुर साहब अब तो छोटे गुरु महाराज को नौकरी देना ही पड़ेगी। इस तरह से मेरा रोडवेज से जुड़ा हुआ। उसके बाद एक विज्ञप्ति निकली, तो हायर सेकेंडरी स्कूल में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद के लिए मैंने आवेदन किया, फिर वहाँ चयन हो गया, रोडवेज छूट गई। और मेरी माँ बीमार थी, वो निरंतर सन 84 तक बीमार रही, लेकिन उसी बीच कुछ चमत्कार ऐसे घटित हुए, वो भी साझा करना चाहता हूँ आपको। कि जब मैं उच्च श्रेणी शिक्षक के रूप में शिक्षा विभाग में आ गया, तो उन्हीं दिनों सन 75 में आकाशवाणी की विदेश प्रसारण सेवा में प्रसारण अधिकारी के लिए एक विज्ञप्ति निकली नई दुनिया में। जी। उस विज्ञप्ति में अनिवार्य और वांछित योग्यताएं सब मेरे से घटित हो रही थी। मेरे पास सब प्रमाण पत्र भी थे। तो मैंने कहा चलो यार एक अवसर, हालांकि मैं बचपन में ही आकाशवाणी में चाहे भृत्य की सेवा भी मिल जाए तो करने को तैयार हूँ, ये मेरा मन में विचार था। लेकिन सौभाग्यवश जब मैंने आवेदन किया तो मैं वहाँ साक्षात्कार के लिए 3 साल बाद मेरे पास फिर साक्षात्कार पत्र आया। जी। मैं आश्चर्य में था कि साक्षात्कार पत्र मेरे लिए कैसे आ गया। फिर मुझे याद आया कि अरे सन 75 में अपन ने अप्लाई किया था, उसका ये परिणाम है। फिर मैं साक्षात्कार के लिए जब गया तो मेरे जीवन का वो सबसे चमत्कारिक क्षण था। जी जी। मैं वहाँ गया, साक्षात्कार में पूरा बोर्ड बैठा हुआ था, पूरा मंडल बैठा हुआ था, और जैसे ही मैं घुसा, पूरा साक्षात्कार अंग्रेजी में था। चूँकि संस्कृत मनोविज्ञान के साथ मैंने स्नातक विधा में जी। उस समय मैंने अंग्रेजी भी ली थी, तो अंग्रेजी इतनी अच्छी थी मेरी कि मैं अंग्रेजी में वार्तालाप कर सकता था। जी जी। तो उन्होंने, दिल्ली में अंग्रेजी ज़्यादा चलती है, तो उन्होंने मुझे बिठाया और अंग्रेजी में उन्होंने प्रश्न किया आप इंदौर से आए? मैंने कहा हाँ मैं इंदौर से आया हूँ। तो आप तो संस्कृत के स्कॉलर हैं, क्योंकि पीएचडी का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। तो मैंने कहा नहीं, मैं संस्कृत का स्कॉलर नहीं हूँ, मैं संस्कृत का विनम्र छात्र हूँ। जैसा ही मैंने अंग्रेजी में उन्हें कहा तो वे बड़े खुश हुए। फिर वे कहने लगे कि अंग्रेजी में चल रहा है सारा संवाद। जी जी जी। फिर वो कहने लगे कि चलो मैं मान लेता हूँ कि संस्कृत के तुम विनम्र छात्र हो, अंग्रेजी में ही बोले वे, तो मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। जी।
तो सेंगर साहब कितना चमत्कार घटित हुआ कि वो कहने लगे कि श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के पहले 2 श्लोक कहिए। आपके लिए तो रास्ते आसान हो गए। अरे मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी उसको भन्नाटा आ जाएगा। गीता के 11वें अध्याय के पहले 2 श्लोक कहना कोई साधारण बात है? अगर संस्कृत, और मैं सन 70 से गीता नियमित पढ़ रहा था, गुरुमुख से मैंने गीता पढ़ी है, तो मैंने कहा हाँ मैं बोल सकता हूँ। तो मैंने, अच्छा मज़े की बात यह है कि वो स्लिप पर श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के 2 श्लोक लिख करके लाए थे। अच्छा। और मैंने जब कहा कि मैं गीता के 11वें अध्याय के 2 श्लोक पढ़ूं, बताऊं आपको, मैंने कहा ओम श्री अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो विस्तर्शो मया त्वत्तः कमलपात्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा। जब मैं तीसरा श्लोक का उच्चारण करने लगा तो वो हंसने लगे और वो कहने लगे कि मैंने आपसे 2 ही श्लोक पूछे हैं, आप तो तीसरा श्लोक पढ़ने लगे। मैंने कहा पूरी गीता सुना सकता हूँ अभी। ये और उस समय देखिए, आप जरा सी एक और बात कहना चाहता हूँ, उसमें बोर्ड में बैठे बैठे उन्होंने कह दिया पूरे बोर्ड से, आई हैव सिलेक्टेड माई कैंडिडेट। सोचिए कितना बड़ा चमत्कार घटित हुआ कि बोर्ड में किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई डायरेक्टर ये कह दे कि आई हैव सिलेक्टेड माय कैंडिडेट। मेरा उत्साह 7वां आसमान पार कर गया था उस समय। सारे सपने आपके पूरे हुए उसी समय। ये हमारे समाज के, हमारे सोसाइटी की ये विडंबना है। योग्यता को, अपने आप को साबित करने के लिए जो तरीका है, जो चलन है, अर्थोपार्जन के साधन जुटाने के लिए कोई जगह भी हासिल करनी होती है, लेकिन ये विडंबना ही है। और इसको पार करने वाले जो व्यक्तित्व रहा करते हैं वो बड़े बना करते हैं। आज ऐसे ही व्यक्तित्व हमारे साथ में है। डॉक्टर ओम जोशी का जो जीवन संघर्ष रहा है, जीवन की जो वानगी रही है, वो यूं ही रही है। और ये सबको दरअसल प्रेरित भी करेगी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। कहाँ से आप बाल्यावस्था से लगाव शुरू हुआ लेखन से, दादा ने रास्ते बताए, मलिनाथ जी से आपने प्रेरणा ली, फिर शिक्षा, संस्कृत, परिवहन विभाग बीच में आ गया, अध्यापन का कार्य आपने कर लिया और सपना पूरा हो गया आकाशवाणी से जुड़ने का। हम आपके उस सफ़र की तरफ बढ़ेंगे हमारे दर्शकों के लिए जो आपने कलम के ज़रिए आगे बढ़ाया है, जिसके लिए हम दरअसल बहुत ज़्यादा बेचैन हैं कि आप बताएं। लेकिन आकाशवाणी के सफ़र के लिए जो सपना आपका पूरा हुआ वो थोड़ा सा बताएं, वो सफ़र, वो जर्नी कैसी रही है? मैंने आकाशवाणी में 33 साल व्यतीत किए हैं और मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ जी कि मैंने आकाशवाणी में भ्रष्टाचार का भ भी नहीं सीखा और न रिश्वत का अरी। जी बिल्कुल, चूँकि मेरा एक बाल्यकाल का बहुत बड़ा मधुरिम और स्वर्णिम स्वप्न साकार हो गया था, तो मैं इतने मनोयोग से आकाशवाणी में सेवाएं देने लगा था कि मैं आपसे कुछ उस विषय में कह नहीं सकता। कि आकाशवाणी दरअसल निष्ठा और विश्वसनीयता का पर्याय है। आज भी आप भी इस बात से भली बात ही, चूँकि आपने तो काम किया है, वो बता सकते हैं लोगों को कि आकाशवाणी के समाचारों की ये विश्वसनीयता है। आज भी कोई व्यक्ति किसी समाचार को, किसी खबर को, किसी घटना को जानना चाहता है तो वो आकाशवाणी ट्यून करेगा, बिल्कुल वो समाचार सुनेगा पूरी निष्ठा के साथ। बारिश हो, सर्दी हो, अथाह गर्मी हो, बावजूद इसके आकाशवाणी के समाचार, आकाशवाणी का प्रसारण उसी विश्वसनीयता और निष्ठा के साथ जारी रहता है जिसकी हम आप आसानी से कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। समय की पाबंदी के विषय में जो आकाशवाणी का प्रभाव है या जो आकाशवाणी की विश्वसनीयता है, मैं उसका घोर प्रशंसक रहा हूं। और मैंने तो एक तरह से कहिए शैशवावस्था से ही आकाशवाणी सुनना प्रारंभ कर दिया था। चूँकि मेरा जन्म सन 1952 में हुआ, लेकिन उसके पहले मेरे घर में सन 1950 में GEC, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी अमेरिका का रेडियो मेरे पिताजी खरीद करके लाए थे। जी। तो मैं तो आरंभ से ही रेडियो सुनता रहा और उसका ही सुखद, और मेरे मन में ये रहता था कि इसमें आदमी घुस करके कैसे बोलता है। लेकिन बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि ये तो सब ध्वनि तरंगों का कमाल है और उसी से ये सारा का सारा प्रसारण होता है।
जब मेरी आकाशवाणी दिल्ली में नियुक्ति हो गई तो मेरा सबसे पहले परिचय हुआ सुप्रसिद्ध समाचार प्रवाचक श्रीयुत देवकीनंदन जी पांडे से। जी जी देवकीनंदन जी पांडे जी के बारे में मैं आपको क्या कहूँ, उनके जैसा व्यक्तित्व मेरे तो देखने में नहीं आया। जी जी इतनी निष्ठा थी उनकी भी आकाशवाणी के प्रति कि उनको उस जमाने में, मैं 79 की बात कर रहा हूँ, 50 लोग देवकीनंदन पांडे जी को घेरे रहते थे और पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी। और जब वो स्टूडियो में न्यूज़ पढ़ने के लिए जाते थे तो एक चपरासी इधर एक चपरासी इधर खड़ा रहता था। चूँकि उनका ये कहना था कि मैं आकाशवाणी में समाचार पढ़ने के लिए आया हूँ, गत्ते उठाने के लिए नहीं आया, तो वो चौकीदार जो भृत्य रहते थे वो गत्ते उठा करके पंडित जी के सामने रख देते थे और वो समाचार पढ़ते चले जाते थे। और जैसे ही वो गत्ता पूरा हुआ वो चौकीदार दूसरा इधर से उठा लेता था और वो निरंतर 15 मिनट तक वही प्रक्रिया जारी रहती। और जब समाचार पूरे हो जाते और जैसे ही वो फेडर बंद करते तो देवकीनंदन जी पांडे ये कहते थे, मार दिया ना टुक्का। मैंने स्टूडियो में प्रत्यक्ष उनको समाचार पढ़ते हुए स्वयं देखा है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जिज्ञासाएं, स्वप्न सब पूरे होते हैं आकाशवाणी जैसे संस्थान से जुड़कर। ये आपने भी बताया, वो गत्ते दरअसल साधारण गत्ते नहीं होते हैं, वो दरअसल पुट्ठे के वो फोल्डर हुआ करते हैं जिसमें समाचार लगे होते हैं। वो कागज़ का पन्ना लगा रहा करता है, वो आवाज़ ना करे इसलिए वो पुट्ठे का गत्ता यानी फोल्डर लगाया जाता है, उसका जिक्र कर रहे थे। चलिए, आकाशवाणी के साथ अब आपकी कृतियाँ, आपके लेखन, आपकी वो चेतना से हम रूबरू होना चाहेंगे या कराना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो ख़ास हैं, जिन्होंने डॉक्टर ओम जोशी को डॉक्टर ओम जोशी बनाया है। कुछ अपने लेखन के सफ़र और ख़ासतौर से कुछ ख़ास कृतियों का जिक्र करें। मैंने आपसे कहा कि सन 1958 में मेरी माँ कवि कालिदास चलचित्र देख करके आई थी स्थानीय महाराजा टाकीज़ में, और उसने ये कहा था कि कवि बनना तो कालिदास जैसा। और वही बात मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे मनोमस्तिष्क में घर कर गई। और सन 1965 से मैं पैरोडियाँ लिखने लगा। इसके बाद में एक हमारे बहुत अच्छे आकाशवाणी के चरित्र प्रधान कलाकार थे कृष्णकांत दुबे नंदा जी। एक कार्यक्रम आया करता था, आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हुआ करता था, नंदा जी, भेरा जी और कान्हा जी, खेती गृहस्थी का कार्यक्रम। तो मैंने आपसे कहा कि मेरा परम सौभाग्य रहा है कि मुझे दिग्गज से भी दिग्गज गुरुजन, आत्मीय और मित्र मिले। तो कृष्णकांत दुबे नंदा जी मेरे गुरुजी भी थे, मेरे आत्मीय भी थे और मेरे परम मित्र भी थे जी। उनके जैसा व्यक्तित्व मेरे देखने में नहीं आया। तो एक रोज़ क्या हुआ, वो मेरे परिचित थे, मेरे घर भी आते रहते थे, मैं भी उनके घर जाता रहता था। लेकिन जब ये काव्य स्फूर्त प्रेरणा जागी और पहले ही दिन मैंने एक झटके में जब 50 दोहे लिख लिए और वे दोहे लेकर के जब मैं दुबे जी के पास पहुंचा तो दुबे जी से मैंने कहा, गुरुजी मैं आपको अपने 50 दोहे सुनाने आया हूं। तो वे आश्चर्य में डूब गए। फिर मैंने उन्हें निकाला भी वहाँ से और मैंने कहा कि ये 50 दोहे आप सुन लीजिए, कहीं कोई गलती हो तो मुझे बताएं और नहीं तो आपकी समीक्षा और आपकी प्रतिक्रिया से मुझे अवश्य अवगत करवाएं। और जब मैंने पहली बार 50 दोहे लिखे और वे 50 दोहे उन्हें सुनाए तो उनकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि ओम तेरे दोहे बिल्कुल सिद्ध हैं, मात्रिक दृष्टि से भी और भाव की दृष्टि से भी कहीं कोई न्यूनता नहीं है। उसके बाद मैं उन्हें दोहे सुनाने जाने लगा और उन्हें 10,000 से भी अधिक दोहे मैंने सुना। और इसी बीच में गीत भी लिखता रहा, कविताएं भी लिखता रहा, कुंडलियां भी लिखता रहा और बाल गीत भी मेरे बाद में आरंभ हो गए। तो इस तरह से ये मेरी काव्य यात्रा प्रारंभ हुई और ये निरंतर चलती रही। आज भी मैं प्रतिदिन 8 से 10 घंटे काव्य सृजन करता हूँ या अपनी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए
सन्नद्ध रहता। कुछ खास कृतियों का जिक्र करना चाहेंगे, जैसा कि कुछ के नाम मैंने बताए। श्रीमद् भागवत, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का तो मैं प्रायः 43,000 दोहों में मानक अनुवाद कर चुका हूँ जी और इसके अतिरिक्त विश्व के आद्य ग्रंथ जी ऋग्वेद का भी मैंने 22,916 दोहों में अनुवाद किया है, पूरे ऋग्वेद का। जी 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 इसी तरह से संपूर्ण महाभारत का मैंने अनुवाद किया है। 2,96,000 से अधिक दोहे हैं। जी और मेरी एक रामकथा ये जी जी पुस्तक है, इसको मैं महाग्रंथ कहूँगा। ये 4 खंडों में प्रकाशित है। जी। तो ये मेरी पहली पुस्तक जो है ये रामकथा ये प्रकाशित हुई और ये 4 खंडों में प्रकाशित हुई। और इसके पहले जब मैं लिखता रहता था तो मेरे पिताजी मुझसे अक्सर ये कहते थे कि ये क्या तू काला पीला कर रहा है, और ये काला पीला करने से कुछ नहीं होता है, पैसा कमाना सीखो, कुछ पैसे कमाओ, आजीविका का साधन ढूंढो। पर मैंने उनसे कहा कि मैं आजीविका में आपको सहयोग कर रहा हूँ और मैं नौकरी के लिए, शासकीय सेवा के लिए भी यत्नशील हूँ, लेकिन अगर आपने, वो कहने लगे कि मैं अगर ज़्यादा रोज़ लिखेगा तो मैं ये सारे पन्ने फेंक दूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप पन्ने फेंक दीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं वापस ऐसा कैसे ही लिख लूँगा, ईश्वर ने मुझे कुछ ऐसा वरदान दे रखा है। तो उसके बाद जब ये रामगाथा का पहला खंड प्रकाशक मुझे देने के लिए आया तो वे कहने लगे अरे यार ओम, सचमुच तेने बहुत अच्छा किया। और मैंने कहा अभी 3 खंड और इसके आने वाले हैं, 4 खंडों में ये पुस्तक प्रकाशित होगी। उसके बाद से उन्होंने मुझे फिर कोई मना ही नहीं। फिर मैं लिखने लगा। आज तक मेरा लेखन आबाद है। और एक महायोगेश्वर करके आपकी एक कृति मेरी एक महायोगेश्वर करके एक कृति है, कालिदास समग्र। ये पुस्तक मेरी सिर्फ 4 महीनों में लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक महायोगेश्वर कृष्ण पर केंद्रित एक इसे में महाग्रंथ की संज्ञा देता हूँ। और ये चूंकि पुस्तक मुक्तकों में प्रकल्पित है, इसलिए मुक्तक, और ये प्रबंध काव्य है जी। तो मुक्तक में लिखा जाने वाला कोई भी प्रबंध काव्य वो होगा मुक्तक प्रबंध काव्य जी। तो मुक्तक प्रबंध काव्य हिंदी की एक नई विधा है और उस हिंदी की नई विधा का आद्य प्रवर्तक मैं ही हूँ। जी जी। ये एक मेरा बड़ा विशेष ग्रंथ है, आपको बताया मैंने जी। और इसी तरह से 6 महीने की समयावधि में, जी। चूंकि मैं संस्कृत का विनम्र छात्र रहा और मेरा जो सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा जी। वो रहा विश्व कवि कालिदास के मैंने 7 ग्रंथों को बहुत गहनता से, गंभीरता से अपने जीवन में पढ़ा। विशेष करके मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम, ये 3 ग्रंथ मेरे अत्यंत प्रिय रहे। और एक समय था कि जब सन 1974-75 में मैंने समग्र मेघदूत को कंठस्थ कर लिया था, जी। आद्योपांत। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रवृत्तः शापेन स्तंगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिम रामगिर्याश्रमेषु। यहाँ से मेघदूत की कथा आरंभ होती है और माँ भूदेव क्षणमपिचिते विद्युता विप्रयोगः, यहाँ मेघदूत का समापन होता है। लेकिन मैं आपको इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि किसी को अध्यात्म में बहुत विशेष और अति अद्भुत प्रगति करनी हो या वो आत्मोद्धार करने के लिए इच्छुक हो तो उसे श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन गंभीरता से करना चाहिए। और अगर किसी को प्रणय की महिमा जाननी हो जी। प्रणय के विषय में अगर कोई विशेष अनुसंधान करना चाहता है तो उसे मेघदूतम गीति काव्य अवश्य पढ़ना चाहिए। और आपने उन सब का न केवल अध्ययन किया है बल्कि सरल भाषा में अनुवाद भी किया है तक उपलब्ध और कराया है।
ये देखिए, आपको मैं एक और बात बताता हूँ। कालिदास ये समग्र। कालिदास समग्र मेरा एक बड़ा भारी सपना था। ये सपना एक अलग ढंग का सपना है। जी। कालिदास समग्र भाग 1, इसमें 4 काव्य हैं, और ये कालिदास समग्र भाग 2 में कालिदास के 3 नाटक हैं। और ये मेरा बड़ा परम सौभाग्य भी रहा कि जब मैं गुना में आकाशवाणी में कार्यक्रम प्रमुख रहा, तब वहाँ के एक मॉडर्न चिल्ड्रन स्कूल की मालकिन, प्रमुख और संचालिका, उन्होंने मेरे बारे में सुना कि ये कालिदास के काव्य में बड़ा अनुसंधान किया है। आकाशवाणी में कार्यक्रम प्रमुख है डॉक्टर ओम जोशी, तो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि भैया, मैं आपके इस कालिदास समग्र के प्रकाशन के लिए 5 लाख रुपए आपको देना चाहती हूँ, आप इसकी प्रतियां छपवाएं और ये मेरे को भी उपलब्ध करवा दें। तो देखिए, उस महान महिला को मैं नमन करता हूँ। आज मैं स्मरण भी करना चाहता हूँ उनका, कि उन्होंने मुझे धनराशि तुरंत चेक के माध्यम से उपलब्ध करवा दी और ये मेरा ग्रंथ छपवा दिया। क्या बात। दरअसल होता यही है, ये मेरा भी मानना है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। जब ज़रूरत से ज़्यादा आप कोशिशें करें तो लक्ष्य मिला करता है, वातावरण वैसा तैयार हुआ करता है, और ये होता रहा है। एक बात और आपने कही थी, धनाभाव की बात की थी। एक वाक्य बना करता है, अक्सर मैं बोला करता हूँ, अभाव एक बड़ा भाव पैदा किया करता है। और ये एक सच्चाई है। भाव वहीं जन्म लेते हैं जहाँ अभाव होता है। आपको जब चोट पहुँचती है ना, तो बड़ा निर्माण होता है। बगैर चोट पहुँचे कहाँ कोई पत्थर मूर्ति बना करता है, यही होता है। बहरहाल, आपके जर्नी के बारे में बात करते करते मुझे आपके उन गीतों की याद आ गई, जो बाल गीत आपने लिखे हैं, कविता संग्रह आपके, जो गज़लें आपने लिखी हैं, थोड़ा सा उनका जिक्र करें। मेरे तो ऐसे ऐसे गीत हैं और ऐसी ऐसी रचनाएं हैं कि जिन्हें कहना आत्मस्तुति होगी। पर बाल गीत के विषय में मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि एक एक दिन में मेरे 18, 20 बाल गीत रचे गए हैं, और एक बाल गीत की रचना की समयावधि है केवल 3 मिनट। 3 मिनट में एक बाल गीत रच देना, ये तो काव्यामृत अभिवर्षण ही हुआ, ये कोई सायास और अनायास लेखन नहीं है। और ऐसे 1100 से अधिक बाल गीत मैंने लिखे हैं, 1100 से अधिक। और अगर गीत और गज़ल की बात कर दी जाए तो गीत और गज़ल, ये देखिए आप, एक मेरी विशेष रचना है बाबा राम दुहाई है। इसमें हिंदी काव्य यानी हिंदी गीतों का ही विशेष मैंने प्रावधान किया है। इसी तरह से एक मेरी ये रचना है हिंदी काव्य संग्रह सुनहरा कल्पना, और इसका आप मुखपृष्ठ भी देख रहे हैं। ये सुनहरा कल्पना वास्तव में सुनहरा कल्पना है जी। और एक मेरी ये तो काव्य संग्रह है, ये मेरा एक हिंदी गीत संग्रह है, ओ मृगनयनी। और वास्तव में इसका जो अंतिम गीत है वो ओम मृगनयनी शीर्षक से ही है। शब्द बताते हैं कि आप प्रेम के साथ साथ श्रृंगार को भी खूब लिखा करते हैं। बहुत लिखा है, श्रृंगार भी इतना लिखा है कि पूछो मत। एक मेरा ये है मनोरंजक बाल गीत संग्रह जोकर जी। इसमें सारी रचनाएं सब ये बिल्कुल ऐसी हैं जो बच्चों को भी सुहाएंगी और बड़ों को भी बहुत उसी रूप में बड़ों को भी सुहाएंगी। ये मेरा बाल गीत संग्रह है, विशेष मनोरंजक बाल गीत संग्रह। इस तरह से काव्य यात्रा तो मेरी मैं सोचता हूँ कि अनंत काल तक चलती रहेगी। सबने सराहा है आपको, आपकी रचनाओं को जितना सम्मान मिला है, आमतौर पर इतना आसानी से किसी के हिस्से में आता नहीं है। हम आज अभिभूत हैं आपसे मिलकर। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। मुझे ध्यान आता है आपकी शनि चालीसा को स्वर दिया है पार्श्व गायक शंकर महादेवन। थोड़ा उस घटना का जिक्र करें, कैसे वो संयोग बना? मेरे एक मित्र हैं रविराज प्रणामी, वो बम्बई में निवास करते हैं।
तो उन्होंने कहा कि जोशी जी, आपने बहुत सारी चालीसाएँ लिखी हैं, मैं एक चालीसा, शनि चालीसा को शंकर महादेवन से स्वर दिलवाना चाहता हूँ और संगीत निर्देशक मैं रहूँगा। मैंने कहा स्वीकार है। वो ले गए और उन्होंने मेरी शनि चालीसा को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करवाया और शंकर महादेवन ने राग शंकरा और हंसध्वनि और इन रागों के मिश्रण से उसको इतना बढ़िया गाया है कि मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। एक बात कहना अपने बचपन की मैं भूल गया, मैंने गायें चराई हैं। मेरे दादाजी को गोपालन का बड़ा शौक़ था, वे गायें पालते रहते थे। तो हमारी जो गायें थी वो गायें ट्रेंचिंग ग्राउंड में चली जाती थी। तो हमसे दादाजी कहते थे कि भैया ज़रा ओम ढूंढ के ले आओ गायों को अपनी। तो हम ऐसे ही चड्डी बनियान में ट्रेंचिंग ग्राउंड चले जाते थे। गायें हमें देखते ही हमारी तरफ कान, जो उनकी विशेषताएं होती हैं गाय की, जब गाय सुनती हैं तो बहुत ध्यान से कान आगे कर लेती हैं और वो गाय सुनती है और हम उनसे कहते हैं चलो मुष्टंडी। तो एक गाय बहुत मोटी थी तो उसका नाम हमने मुष्टंडी रख रखा था। मैंने कहा मुष्टंडी चलो घर। तो वो सुनते ही एकदम घर की ओर दौड़ लगाती रहती थी और हम उस गाय के पीछे पीछे जो है घर आ जाया करते थे। तो गाय मैंने पाली हैं, गायों का दूध दुहा है और जो गोपालन में मुझे आनंद आया वो आनंद मेरी एक विशेष कृति, मेरी आत्मकथा अभी प्रकाशित होने जा रही है, मेरी स्वर्णिम जीवन यात्रा, उसमें मैंने उस गोपालन का बहुत विशेष उल्लेख भी किया है। आपकी एक छोटी सी यात्रा, बड़ी यात्रा को छोटे से समय में हमने भी पिरोने का प्रयास किया है। चंद लम्हे और बाकी हैं, कुछ और आपसे जान लेते हैं। शनि चालीसा की बात हो गई, शंकर महादेवन की बात हो गई, सबने सराहना की है आपके लेखन की, आपके साहित्य की, आपकी शब्द साधना की। तमाम सम्मान आपके हिस्से में आए हैं, लेकिन मुझे वो राष्ट्रीय महाकवि कालिदास सम्मान याद आता है जो आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था। वो राष्ट्रीय स्तर का सम्मान था। वो बनारस की एक सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत संस्था है, अखिल भारतीय विद्वत परिषद। जी जी। तो मुझे अकस्मात गुना में आमंत्रण आया कि हम आपको महाकवि कालिदास राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत करना चाहते हैं, क्या आप वाराणसी पधारेंगे? तो मैं अपनी कार, मेरे पास कार थी मारुति 800, उसी से मैं उस कार को चलाता हुआ वाराणसी गया, वह पुरस्कार लेकर के वापस आ भी गया। दरअसल उस पुरस्कार का जिक्र मैंने इसलिए भी किया, उस सम्मान का, क्योंकि कालिदास से आप हृदय की गहराइयों से जुड़े हुए हैं और उनके नाम का सम्मान, राष्ट्रीय स्तर का सम्मान आपको मिला है, तो एक और बड़ा स्वप्न पूरा हुआ उस सम्मान को पाकर। सम्मान मिला वो अपनी जगह है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ सेंगर जी, प्रशांत भाई, कि जो मुझे सरस्वती ने आशीर्वाद दिया है, माता सरस्वती ने जो मुझ पर कृपा बरसाई है, मैं उसके लिए उनका अनुग्रहित हूँ। और इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता कि माता सरस्वती की कृपा आप पर अनवरत और अनवरत निरंतर प्रतिदिन प्रतिपल बरसती ही रहे। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज आप जैसे व्यक्तित्व के साथ हम हैं। हमारे मेहमान कार्यक्रम आज और बड़ा स्वरूप हासिल कर गया है। उम्मीद करते हैं इसको और आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन आपसे मुलाकात से कि हमारे पास कुछ और प्रश्न हैं, बहुत जल्दी पूछ लेता हूँ। बिल्कुल पूछिए। इस पूरी जर्नी में, इस पूरी सफ़र में कितना सेटिस्फेक्शन है, कितनी संतुष्टि है? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, और मैं तो ये मानता हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी स्वर्णिम जीवन यात्रा, एक मेरा ग्रंथ 472 पृष्ठ का प्रकाशित होने जा रहा है। और आपने कहा कि जीवन से संतुष्टि, मेरे को अपने जीवन से सर्वाधिक संतोष है जी। सर्वाधिक संतुष्टि है मुझे जीवन में। कई लोगों को अपने जीवन से संतोष ही नहीं रहता जी। ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, ये नहीं हो पाया जीवन में,
वो नहीं हो पाया। मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह नहीं हो पाया। मेरे दो बड़े महत्वपूर्ण स्वप्न जो मैंने बाल्यावस्था में देख लिए थे, वो दोनों के दोनों साकार हो गए। एक, आकाशवाणी में चाहे भृत्य की भी सेवा मिले तो आकाशवाणी में ही जाना, और दूसरा विश्व कीर्तिमानक साहित्य रचना। और ये दोनों मेरे स्वप्न सार्थक हो गए। और आज इस 72वें वर्ष के समय मैं अपने उन दोनों स्वप्नों के साकार होने के कारण अत्यंत प्रसन्न हूँ। और मुझे ये गोपाल मामा जी जो हमारे कृष्ण जी हैं, इनकी कृपा से मुझे वे सब अत्यावश्यक और अपरिहार्य साधन सब उन्होंने उपलब्ध करवा दिए जो जीवन में आवश्यक होते हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं बहुत आनंदित हूँ। और एक बहुत महत्वपूर्ण मेरी उपलब्धि और यह है कि मेरी श्रीमती डॉक्टर वंदना जोशी भी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर, चरण से चरण मिलाकर के और मेरे को साहित्य में सहयोग करती रहती हैं। हम दोनों मिलकर के 8 घंटे 10 घंटे काव्य साधना में ही लगे रहते हैं, पुस्तकों के प्रकाशन में ही लगे रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी युगल के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। अर्धांगिनी, सहधर्मिनी, जीवन साथी अगर यूं मिल जाए तो सब कुछ हो जाए। यही हुआ है। मैं दरअसल इसी बात पर आ रहा था कि जो जानकारी मुझे है कि आप बोला करते थे, आपकी श्रीमती यानी धर्मपत्नी उनको टाइप किया करती थी, यानी पन्नों पर उतारा करती थी। ये संयोग आसानी से मिलता नहीं है और आपने उसका वर्णन कर दिया। मैं आभार उनका भी व्यक्त करूंगा, आदरणीय वंदना जोशी जी का, जिनका आपने जिक्र किया। लेकिन अब जो प्रश्न बनता है वो बहुत बड़ा बनता है और बहुत दरअसल महत्वपूर्ण भी है। आज के दौर में परंपराएं, संस्कार, भाषा, ये सब आधुनिकता की होड़ में कहीं पीछे छूट रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल में यही है। ऐसे दौर में रचनाकार, साहित्यकार या लिखने वाले लोगों के लिए क्या संदेश, क्या मैसेज आपका रहेगा? प्रशांत जी, आप तो जानते ही हैं आजकल फूहड़ साहित्य रचा भी जा रहा है जी। और वो साहित्य तो कहीं से भी नहीं लगता मुझे। और आजकल के रचनाकारों को वास्तव में सफलता प्राप्त करनी है जी। या उन्हें कबीर, तुलसीदास, मीरा, नानक, कविवृंद, कवि रहीम जैसा लोगों के हृदय में बसना है तो उन्हें भाषा ज्ञान बहुत आवश्यक है। और हमारे रचना आराध्य विश्व कवि कालिदास का कहना है, संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया सपूतश्च विभूषितश्च। जब तक कि आपके पास संस्कारशील भाषा नहीं होगी, जब तक आपकी भाषा में प्रवाह नहीं आएगा, आपके भाव उत्कृष्ट नहीं होंगे, आपकी रचनाओं में रस नहीं आएगा और आपकी रचनाएं अद्भुत नहीं होंगी, तब तक आप लोगों में अपना स्थान नहीं बना पाएंगे। यह मेरा विश्वास है। यही है, यही वो मूल मंत्र है जिसके सहारे रचनाएं गढ़ी जाती हैं, जिसके सहारे एक बड़े व्यक्तित्व का अस्तित्व सामने आया करता है। और यही अस्तित्व आज आप सबके सामने है। डॉक्टर ओम जोशी, हम एक और प्रश्न आप सबकी तरफ से कर लेते हैं। अभी और क्या आना है डॉक्टर ओम जोशी के ज़रिए हम सब के लिए, देश दुनिया के लिए? क्या आने वाले समय में सामने आएगा आपकी कलम के ज़रिए, आपके ज़रिए? अभी मैंने प्रशांत भाई एक यूँ तो 50,000 से अधिक स्तरीय मुक्तक लिखे हैं जी, असाधारण मुक्तक लिखे हैं। लेकिन मैंने अभी एक नया प्रयोग किया है, वह यह कि मेरे 5,000 मुक्तक तो ऐसे हैं जो 5,000 मुक्तक, प्रत्येक मुक्तक उसमें एक से अधिक अलंकारों का प्रयोग है। जी जी। आप मेरे किसी भी मुक्तक को उठा करके देखें, उसमें उपमा भी मिलेगी, अर्थांतरन्यास भी मिलेंगे, समसृष्टि भी मिलेगी,
रूपक भी मिलेगा, अनन्वय अलंकार भी मिलेगा, व्यतिरेक अलंकार भी मिलेगा। ऐसे मेरे अभी तक कुल 6 काव्य संग्रह समलंकृत और आलंकारिक ऐसे काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 8-10 काव्य संग्रह, मुक्तक संग्रह ऐसे और आए जिनमें आलंकारिक मुक्तकों का प्रयोग विशेष रूप से हो। और वे किस तरह से संयोजित होंगे इस बारे में हम दोनों पति पत्नी बहुत गंभीरता से मंत्रणा भी करते हैं और प्रतिदिन उनका अक्षरांकन भी कर रहे हैं, नियमित रूप से प्रतिदिन प्रतिपल। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। दरअसल शुभकामनाएं आपको नहीं हैं, दरअसल ये सब हम सब के लिए है, तमाम देश दुनिया के लिए है। आप कुछ रचें, हम तक पहुँचे, हम पढ़ें, हम अभिभूत हों, ये होना है, ये होगा। लेकिन बात कहाँ तब ख़त्म होगी जब तक आपकी कुछ रचनाएं आपकी ज़बानी सामने ना आए। बाल गीत ही हो जाए, कोई गज़ल ही हो जाए, वो खूबसूरत पंक्तियाँ जो हम सबको और ज़्यादा खुशियाँ दे, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। मेरा हिंदी काव्य संग्रह है सुनहरा कल अपना जी, उससे ही एक रचना प्रस्तुत है। जी जी, स्वागत है। सुनहरा कल अपना, जी, इस शीर्षक से ये हिंदी काव्य संग्रह प्रकाशित है। जी। और इसी शीर्षक का एक गीत, जी जी, एक रचना मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी। छोड़ो भी अवसाद, छोड़ो भी अवसाद, छोड़ो भी अवसाद सुनहरा कल अपना, छोड़ो भी अवसाद सुनहरा कल अपना, हम पंछी आजाद सुनहरा कल अपना, धरती बोली सूरज से कितना भी तप लो, जी, धरती बोली सूरज से कितना भी तप लो, होगा दूर विषाद सुनहरा कल अपना, जीवन बड़ा अमूल व्यर्थ की बातों में ही क्यों करना बर्बाद सुनहरा कल अपना, करो कल्पना आगामी सुखमय हर पल की। बड़ा आशान्वित हूँ जीवन के प्रति, सकारात्मक भी हूँ, तो करो कल्पना आगामी सुखमय हर पल की, टालो सभी विवाद सुनहरा कल अपना, घोर विषमता में डूबे हर मानव की ही बस इतनी फरियाद सुनहरा कल अपना। और मृगनयनी से कहा पिया ने बीते कल का, था अद्भुत संवाद सुनहरा कल अपना, और इंतजार की घड़ियां बीती अनायास ही, आया बरसों बाद सुनहरा कल अपना, और सजनी चहकी शपथ तुम्हारी अनुपम सजना, सदा रखूंगी याद सुनहरा कल अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास शब्द नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि शब्दों को खोजने में आज मैं असफल रहूँगा, और ये प्रतीत अभी भी हो रहा है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, हमारे मेहमान बने, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार हम व्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टर ओम जोशी, आप भाषाविद ही नहीं हैं, आप सकारात्मक सोच भी रखते हैं। आपने अध्यात्म को भी जिया है, आपने धर्म को भी पाला है। शब्दों के ज़रिए आपने जो रचना संसार खड़ा किया है वो अद्भुत है। आज इस व्यक्तित्व से मिलकर हम सभी अभिभूत हैं। उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हम पुनः दिल की गहराइयों से आदरणीय डॉक्टर ओम जोशी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। प्रशांत जी, इसी बीच मैं एक बात और कहना भूल गया। जी जी, कि हमारे मध्य प्रदेश की मालवी बोली है, मालवा क्षेत्र की जी, मैंने उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। जी। और मेरे 4 रचना संग्रह मालवी में प्रकाशित हैं। इस पर भी कभी बात होगी, यह मैं आशा करता हूँ आपसे। जी जी जी। तो आज वास्तव में समय कम लगा। अक्सर हमारे मेहमान कार्यक्रम में हमें लगता है कि कुछ और समय मिलता हमारी किसी विशिष्ट शख्सियत से मिलने का, लेकिन आज सचमुच बहुत ज़्यादा ये खटक रहा है कि समय कम क्यों है। ऐसे व्यक्तित्व से मुलाकात हुई। उम्मीद करते हैं ये मुलाकात, ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे जल्दी ही मिलेंगे किसी और बड़े व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए आगे चाहेंगे। नमस्कार। जितने जितने सनातनी वे अति आनंदित,
युगों युगों यश ध्वजा राम की फहराएगी, राम राज्य की महिमानित जनता गाएगी। जो बड़भागी स्वयं अवधपुर अब जाएंगे, राम लला से मिलवे अनुपम सुख पाएंगे। नमस्कार।